नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र और धर्मनगरी वाराणसी के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब हुए। आसान संदर्भों में यदि कहें तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर मजबूती से लाने के लिए 614 करोड़ की 33 परियोजनाओं की सौगात दी। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन की समीक्षा की जाए तो स्पष्ट रूप से संक्रमण से निकलती अर्थव्यवस्था को एक नई राह पर ले जाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। प्रधानमंत्री के संबोधन की मीमांसा आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे, लेकिन तथ्य यह है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाए गए सरकार के कदमों की सार्थकता दिखाई देने लगी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 75 जिलों के उत्पादों को ओडीओपी से खास पहचान मिली है। दम तोड़ रहे परंपरागत उद्योगों को एक जनपद एक उत्पाद ने जान फूंकी है। पिछले 3 सालों में 2600 उद्यमियों को 82 करोड़ से अधिक की आर्थिक मदद की गई है। 28,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। कहने का आशय साफ है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदम एक साफ तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। इन सब चीज़ों को और रचनात्मकता के साथ तेजी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की बात भी कही है। आज इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित, पूर्व अवध विश्वविद्यालय के कुलपति, और वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, बात आपसे ही हम शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से काशी की जनता को संबोधित करते हुए 2 तरह की बातें कही। एक तो काशी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के स्तर पर ले जाया जाए, जिससे कि जो काशी की ख्याति है उस ख्याति के मुताबिक काशी व्यवहार कर सके और लोगों को आकर्षित करे। दूसरी चीज़, जो संक्रमण का दौर बड़ा सा चला जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी धक्का लगा, उसमें एक जो राह नई खोजी है और उसके लिए वोकल फॉर लोकल का जो उन्होंने जोर लगाया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आशुतोष जी, अगर आप इस जो महामारी का जो दौर था उसको अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो हमारा जो लोअर क्लास था, जो मिडिल क्लास था, जो लेबर क्लास था, वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो प्रधानमंत्री की जो सोच है, वो जो विजन है, वो दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि सबसे पहले हमको उनको उठाना है। और उनको उठाने का सबसे जो नायाब और आसान सा तरीका है कि जो हम लोकल जो प्रोडक्ट थे, अब तक हम पाश्चात्य सभ्यता के चलते कहिए या उसका जो प्रभाव था, दुष्प्रभाव था, उसके चलते कहीं ना कहीं हम अपने देश का जो भी प्रोडक्ट है या अपने देश की जो संस्कृति है उससे कहीं हम दूर हट रहे थे। ये पूरी एक माइंडसेट की बात है। जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलते, तो प्रधानमंत्री ने जब ये आह्वान किया था कि हमको वोकल फॉर लोकल होना है और हमको इस दिशा में काम करना है, तो कहीं ना कहीं वो सोच इस तरफ थी कि संस्कृति में जो बदलाव आ रहे थे, जो प्रभाव पड़ रहा था, एक तो वो रुके। दूसरा, जो लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो अपना खुद का जो है एक व्यवसाय स्थापित कर सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको मार्केट दें। जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, जब तक हम उसको मार्केट नहीं देंगे, हम उनकी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, हम उनके वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, हम बात आपसे जो है इस आत्मनिर्भर भारत की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक संदर्भ देना चाहेंगे। जिस तरह से आज से 3 से 4 दिन के बाद अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपावली का आयोजन होता है, जिसके आप प्रणेता रहे हैं, काफ़ी कुछ आपने उसमें योगदान दिया है। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का काशी की जनता को संबोधन था, जिसमें खास तौर पर गंगा की सफाई से लेकर के घाटों के निर्माण और सारनाथ में भी एक इस तरह का केंद्र स्थापित करने की, जिससे दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके, काशी अयोध्या को जोड़ते हुए और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को अगर मीमांसित करना हो तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पर्यटन कुल मिलाकर किसी भी देश की, और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश और या कहे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक प्रबल वैल्यू बेस्ड देश जिसको हम कह सकते हैं, उच्च गुणवत्तापरक देश को, इन सभी चीज़ों को जोड़कर ही अपने आप को एक मानक के रूप में प्रस्तुत करना आना होगा, सीखना होगा। ये प्रधानमंत्री जी के भाषण का क्रक्स भी यही है जी, कि आप बार बार हर जगह पर ये नहीं कह सकते हैं कि चूंकि आप भारत के हैं इसलिए आप पीछे हैं, भारत के हैं इसलिए आप आगे हैं। ये भाव आना होगा। भारत में जिस तरह की, मैं ये कह सकता हूं कि जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो भारत में उच्चतम स्तर का था, जिन्हें हमने बाद में जातियों का नाम दिया गया। वो जातियों की व्यवस्था बाद में शोषण की व्यवस्था बनी, सामाजिक ताना बाना टूटा, और उसकी जो विकृत रूप हम आज देखते हैं वो उसका विकृत फॉर्म है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से ही वो चीज़ें, हर जाति एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रखती थी, वो अपने कार्य को करने के सर्वोच्चतम मानक को
जी। पालन करने की क्षमता रखती थी, उसका गुणात्मक आधार बनाती थी जी। और वो आधार ही उसकी पहचान बनी हुई थी। अब हम देखते हैं जब ओडीओपी या आत्मनिर्भर भारत की हम जब बात करते हैं तो हमें दो वास्तवों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो यह है कि परंपरागत व्यवसाय हमारे लिए स्वाभाविक रूप से आते हैं, उनके लिए हमें सीखना नहीं पड़ता, वो हमारे डीएनए में होते हैं। और दूसरे जो मुख्य चीज सीखनी होगी, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी का आज से नहीं, मुझे लगता है वो 2014 से लगातार आग्रह कर रहे हैं, वो है कि आप गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते हैं। मानकीकरण पर भारत को समझौता नहीं करना होगा, तभी आप वैश्विक रूप से अपनी उपादेयता बना पाएंगे। वैश्विक रूप से यदि आपको अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी है तो आपको अपनी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत काम करना होगा। और वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करने के लिए ही ये जो विभिन्न स्कीमें जो अभी प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा जब उन्होंने कहा कि आप खिलौनों के लिए क्यों नहीं विश्वव्यापी व्यापार बन सकते हैं। जी। खिलौना भारत की परंपरा में है जी। लेकिन उसकी विश्वव्यापकता में को लाने के लिए हमें उसके स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी पर काम करना होगा। और वही काम कर दें तो काशी से अयोध्या ही नहीं, बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र एक से जुड़ जाएंगे, बहुत सारे आर्थिक शहर जुड़ जाएंगे, बहुत सारे सांस्कृतिक शहर जो जुड़ने चाहिए वो जुड़ जाएंगे। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वहाँ के जो प्रोडक्ट, हम टूरिज्म में जिसको कहते हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट होती है जिसको हम कहते हैं सुवेनियर मार्केट। कभी भी आप कहीं भी आप जाते हैं तो आप कुछ लाना चाहते हैं अपने साथ, वो क्या लाएं, बिल्कुल वो आप क्या लाएं, इसके लिए मुझे लगता है ओडीओपी एक बहुत अच्छी स्कीम है कि आप वहाँ से वो लाएं जिसके लिए वो जिला या वो क्षेत्र या वो स्थान विशेष पहचाना जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने ओडीओपी की बात की और जो हमारा ट्रेडिशन है, परंपरागत जो हमारा कार्य है, अक्सर जो है हमारे दर्शक और जो हमारा नौजवान पीढ़ी है वो एक सवाल करता है कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ से हमारे प्रोग्राम में आ गया। आप अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, हम आपके माध्यम से जरूर अनुरोध करेंगे कि हमारी ये कला जो हस्तकला थी वो हस्तकला कितनी पुरानी थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अगर जोड़ते हुए यहाँ तक आए, थोड़ा समझा सकें हमारे उन नए दर्शकों को। तो देखिए, जो ओडीओपी की जो व्यवस्था आई वो बहुत सारे कारकों से आई, जैसा आपने कहा कि प्राचीनतम भारत से लेकर आज तक। लेकिन जो उसके अंदर ओडीओपी की स्कीम में जो चीज़ आती है उसके अंदर एक विशेषता आप ये देखिए कि वो कितनी सार्थक और लंबी परंपरा है जिससे कि वो जिला जाना जाता है जी। वो आज की परंपरा नहीं है, वो 100-200 साल की परंपरा नहीं। बिल्कुल, वे हजारों वर्षों की परंपराएं हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक पर्टिकुलर उद्योग के लिए उसकी पहचान बन जाती है। वो उसका अकेला उद्योग नहीं है लेकिन उसकी पहचान बन जाती है। रामपुर किसी चीज के लिए यदि जाना जाता है, अलीगढ़ किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो अपनी अलीगढ़ जब तालों के लिए जाना जाता है तो रामपुर अपने धातुओं के लिए, चाकुओं के लिए जाना जाता है। तो वो पहचान एक दिन में नहीं बनी है, वो वर्षों से बनी हुई उनकी पहचान है। और वो पहचान बनी क्यों? क्योंकि अलीगढ़ के ताले मानकों पर हमेशा खरे उतरते थे, इसलिए उसकी वह पहचान बनी। इसलिए पहचान बनाने के लिए जब हम ओडीओपी की बात करते हैं तो जो युवा दर्शक हैं वो इस बात को जाने कि हम परंपरा से जिन चीजों से जुड़े हुए हैं वो हमें स्वाभाविक रूप से आ सकती है। और हम किसी जॉब के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी रोजगार के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने आर्थिक व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। एक व्यवसायी बनाने के लिए, एक उद्यमी बनाने की ये प्रयास है। और उन उद्यमों में जैसे जैसे आप वैल्यू एडिशंस करते जाएंगे, इस बार दिवाली पर आपने देखा होगा, एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। इस बार आपने देखा होगा कि गोबर से बने हुए गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों, गोबर से बने हुए दियों की एक विशेष पहचान इस बार बनी। क्योंकि इसलिए बनी क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर थे लेकिन उसकी एक मार्केट नहीं थी। लेकिन इस बार आप ये देखिए कि उसको जब हमने स्टैंडर्ड्स में ढाल दिया, उसकी मजबूती, उसकी सुंदरता, उसकी रंगाई पुताई करके उसको उतना ही सुंदर बना दिया जितना मिट्टी के दिए बनते थे, तो आज उसकी मार्केट तैयार हो गई। बिल्कुल। तो ओडीओपी में जब आप किसी भी प्रोडक्ट को उसके मानकों के हिसाब से उच्चतम गुणवत्ता तक ले जा सकेंगे, उसकी पैकेजिंग कर सकेंगे, उसकी मार्केटिंग करने के लिए सरकार आपकी मदद करने को तैयार है। उसके लिए थोड़े बहुत ऑटोमेशंस की जो जरूरत है वो आप करने को तैयार है। उसके लिए जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है सरकार वो भी करने को तैयार है। तो उसका कोई कारण नहीं है कि हम उससे अपने स्वाभाविक, नैसर्गिक, परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करें, जिससे हमने पहचान बनाने में संकट पैदा। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने विश्लेषित किया, एक बड़ी मार्के की बात सामने निकल करके आती है कि पिछले 70 सालों में जो हमारा आज़ादी का इतिहास रहा है, इसमें हमारे सामाजिक, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इशारा भी किया, हमारे सामाजिक बंधनों का जो बंधन था, जो जकड़न थी, वो टूटी है। अब लकड़ी का काम कोई अमुक जाति ही नहीं करेगी, अब चमड़े का काम कोई अमुक जाति ही नहीं करेगा। इसमें एक नई पीढ़ी किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है, हमारे पास आंकड़े भी हैं, हम उन आंकड़ों पर भी आएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो काम जो इसका विस्तार हुआ है वो
ओडीओपी का, वो केवल परंपरागत ढंग से नहीं हुआ है, उसमें नए लोग भी जुड़े हैं। जी राजीव। देखिए आशुतोष जी, बिल्कुल आप जो 70 साल में जिस तरीके से जो हमारा जो सामाजिक सरोकार था उसमें कहीं एक झटका लगा था। अगर हम इस उधर से अगर लौट करके आए, जो अब चूंकि हम जिस दौर में हैं, हमें ग्लोबल विलेज के दौर में हैं, जहां हम सारी चीज़ें वैश्विक हों। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हम जब तक मानक नहीं खड़े करते हैं, स्टैंडर्ड नहीं बनाते हैं, तब तक हमारा कोई भी उत्पाद होगा वो कंपटीशन में नहीं आ पाएगा, वो मार्केट में जगह नहीं बना पाएगा। तो जब हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करते हैं कहीं पर, जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं उसका इंटरवेंशन करते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि ये चीजें एक दायरे में बंद के नहीं रह सकती हैं। एक जिले का उत्पाद जरूर हो सकता है, उसकी पहचान हो सकती है उस जिले की, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, हम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो एक्सपर्टाइज है उसका इंटरवेंशन अगर इन सब चीजों में करते हैं, तो वो कहीं पर भी एक वर्ग विशेष तक नहीं सीमित रह सकता। और वो बहुत स्वाभाविक है कि उसका स्टैंडर्ड इस कदर आगे बढ़ेगा। जैसे चिकनकारी को लीजिए, चिकनकारी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बनाई है और बाहर इसकी डिमांड है। उसका एक मूल कारण है कि जब से हमने हैंडलूम जो है हाथ से अगर छोड़ करके हम मशीन पर गए हैं, पावर लूम पर आए हैं, इन चीजों में जो बदलाव किया है, तब से हम ग्लोबल जो कंपटीशन है उस पे कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर पा रहे हैं। और उसके कारण से सिर्फ लखनऊ के लोग नहीं, अब चिकन का व्यवसाय करने वाले दिल्ली के भी लोग हैं, मुंबई के भी लोग हैं, अहमदाबाद के भी लोग हैं। क्योंकि अब वो जो टेक्नोलॉजी है उसका इंटरवेंशन जब से हुआ है, तब से वो एक विशेष वर्ग या समाज तक सीमित नहीं है। इसलिए ये जब भी हम स्टैंडर्ड मार्केट पे आते हैं या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उस पर जब हम कॉम्पीट करेंगे, तो कहीं वो एक जगह तक बंद के नहीं रहेगा, वो फिर सब जगह जाएगा, उसकी मार्केट बनेगी, और मार्केट बनेगी तो उसके करने वाले काम जो है वो अलग अलग जगह से भी लोग आएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से राजीव जी बता रहे हैं, इसमें थोड़ी सी शंकाएं भी हैं, उन शंकाओं को हम आपके माध्यम से दूर करना चाहेंगे। बनारसी साड़ी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस थी, और हम समझते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी उसकी कोशिश होती थी कि बेटा बेटी की शादी में जो है वो चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो। लेकिन हुआ क्या उसके साथ कि बनारस का वो साड़ी का सारा कारोबार शिफ्ट कर गया दूसरी जगह, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी ने भी प्रवेश किया, और उसके साथ ही जो मुनाफा था वो मुनाफा भी जो है वो व्यवसायी जो टेक्नोलॉजी से जुड़े थे वो लेकर के बनारस से बाहर चले गए, और जो बनारस का ओरिजिनल जो हैंडलूम था वो अंतर आया। इस अंतर को पाटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, बनारस ही नहीं, मुझे लगता है मैंने उदाहरण दिया है केवल, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से जी इस तरह के माइग्रेशंस हुए हैं जी, और बड़े बड़े जो सेंटर्स थे, मुरादाबाद जैसा सेंटर, अलीगढ़ पीतल का जैसा कारोबार सेंटर, होता था, ये तमाम सारे सेंटर्स जो हैं वो शिफ्ट हुए और माइग्रेट हुए। जी उनके कई सारे कारण हैं, उनके पीछे की सरकारों द्वारा किए गए विचित्र कार्य थे जी जिनकी वजह से वो माइग्रेशंस होने पड़े। जी अगर हम बनारस पे ही केंद्रित करें केवल, जैसे जी, देखिए, हथकरघा का जितना भी काम है, जो हाथ से किए जाने वाले काम है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको एक को हम कह देते हैं उसका लेबर कंपोनेंट होता है, और एक उसका वैल्यू एडिशन कंपोनेंट होता है, जिससे कि वो उसके अंदर सुंदरता भरता है। जी हमने उत्तर प्रदेश में इस पर काम कम किया, तो हमारा लेबर कंपोनेंट हमारा ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी लेता था बनिस्बत वैल्यू एडिशन पार्ट के। और यही कारण था कि हम एक साड़ी बनाने में जितना पैसा लगा रहे थे उतना हमें रिकवर नहीं हो रहा था। इसलिए मजदूरों जो बनाने वाले स्वाभाविक रूप से जो लोग थे ये बनाने से विमुख होते चले गए, क्योंकि वो उनके लिए घाटे का सौदा बनता चला गया। जैसा राजीव भाई ने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था चिकन का, शुरुआत में चिकन की भी यही हालत थी कि एक चिकन की साड़ी के 2 रुपए अगर मजदूर को मिलते थे तो वो चिकन बनाने में क्यों इंटरेस्ट लेता। बिल्कुल। लेकिन वो जब वैल्यू एडिशन में को वैल्यू बढ़ी और आधा काम पावर से हुआ और आधा काम जो वैल्यू एडिशन का था वो हाथ से हुआ, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन आई और आज चिकन का एक बड़ा मार्केट बन गया। बनारस के साथ भी यही हुआ शुरुआत, और अभी बनारस में खैर वो प्रधानमंत्री जी के काफी सारे प्रयासों से वो चीजें वापस आना शुरू हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए भी जो पॉलिसी इंटरवेंशन बीच बीच में चाहिए होते हैं, ये इंटरवेंशन जब मिलते रहते हैं तो वो कारण नहीं है कोई बाहर जाने का। क्योंकि मैं भी वहाँ के जो बनारसी सिल्क का जो मॉडल जो मार्केट है पूरा जो है बनते हैं,
उनसे काफ़ी सारा मेरा इंटरेक्शन भी होता रहा है। उनकी भी एक विवशता हो जाती है कि साहब इसकी मार्केट कहाँ पे लाएं हम। जी बिल्कुल। तो वो जैसे अभी बहुत सुंदर एक प्रयास ताज ग्रुप ने किया, टाटा ने किया प्रयास, एक गांव को अडॉप्ट किया, उस गांव से सारी सिल्क की साड़ीज बनती हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो टाटा के हर होटल में और हर एयरलाइंस में जो साड़ी पहनी जाती है वो एक ही गांव से बनती है, वो बनारस के ही गांव से बनती है। अब इस मॉडल ने ये काम किया कि बनारस के लोग जो छोड़कर भी चले गए थे वे सब वापस आ गए, क्योंकि वहां एक मार्केट डेवलप हो गई। इस प्रकार के जो प्रयास अगर ओडीओपी के साथ जुड़ेंगे तो ओडीओपी भी विकसित होगी और वो हुनर भी विकसित होगा, संरक्षित होगा। और जो प्लस ये ऑफकोर्स कि जो एक पावर का सेक्टर जितना इंटरवेंशन राजीव जी ने कहा ना कि टेक्नोलॉजी का अपना एक इंटरवेंशन है, उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि जो हम वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, हुनर यहाँ पर है, हुनर यहाँ नहीं है। यहाँ ताकत लगती है, यहाँ उसका शरीर क्षरित होता है, उससे नुकसान होता है। एक कुम्हार यदि चाक चलाता है, हम लोगों ने सर्वे किया था एक बार, पूरी स्टडी है हमारे पास, 75% एनर्जी एक कुम्हार की चाक चलाने में चली जाती है और 25% उस कारीगर को करने में जिसको बेच सकता है वो। यदि ये 75% एनर्जी आप बचा सकते हो पावर के थ्रू, पावर चाक के थ्रू, तो वो 75% अगर 25 में घट जाए और 75% प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसका जाहिर है कि उसके हुनर का प्रदर्शन होगा, उसके पास संख्या होगी, उसके पास अमाउंट आएगा और वो मार्केट में जाएगा तो उसके पास 4 पैसे आएंगे और ये उसको इनकरेज करेगा कि वो अपने आप में और काम करे और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करे और बड़ा प्रोडक्शन करे और रेप्लिकेट करे। और नई जनरेशन जाहिर है वो हारना नहीं चाहती, वो नई जनरेशन इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है। वो चाहती है कि हाँ ये काम यदि हम करते हैं, यदि अपनी परंपरा के किसी काम को यदि जीवित रखते हैं तो हमारे लिए पोषण करना सरकार और समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि वो होती है तो उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा कि वे अपने परंपरागत व्यवसाय से न केवल जुड़े बल्कि उसको और वैल्यू एडिशन करें। जी बिल्कुल। राजीव जी, अगर परंपराओं की बात हो रही है तो केवल उद्योगों का ही सेक्टर नहीं है। अगर हम कहें तो कृषि भी एक उद्योग ही लेकिन ये और इसमें अगर हम केवल एक फसल की बात, अभी जब कोविड-19 आया तो इसमें जब खान पान और की बात हुई तो उसमें मोटे अनाज तमाम ढूंढे जाने लगे जो पौष्टिक हों, प्रोटीन युक्त हों, जो शरीर की जो है इम्यून पावर को जो है बढ़ा सकें। तो अगर हमें याद है, कहीं मैंने पढ़ा था कि चावल की कम से कम 50 से 60 वैरायटीज़ हुआ करती थी और उनमें से कुछ वैरायटी लौट करके बड़े बड़े शोरूम में पॉलीथीन में आज दिखती हैं। और ये आपका जितना तराई का क्षेत्र है, नेपाल की तराई, इसमें बहुतायत मात्रा में ये चावल होते थे। जहाँ डूब क्षेत्र है वहाँ से लोग उन चीज़ों को लेकर भगे और उसको उस खेती को करना चावल की बंद किया। जबकि कुछ ऐसी प्रजातियां थी कि जो महीनों डूबी रहती थी बावजूद उसके अन्न देती थी। तो अब इस ओर भी जो है, इसको भी जो है ओडीओपी में ही है। बिल्कुल। देखिए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैं इस बात की सराहना करूंगा कि आपने जिस तरीके से उदाहरण दिया जो अनाज का, काला नमक एक लुप्त जैसी प्रजाति हो गई थी और उसके बारे में सोचना तो बहुत दूर बात होने लगी थी कि और देश जो है पेटेंट करने की बात करने लगे थे। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोकस किया और अभी हाल में ही जिस तरीके से सोनभद्र के एरिया में और सिद्धार्थनगर में इन 2 जगहों पर काला नमक की रुपाई और इस पर जो है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी परंपराएं रही हैं किसी को भी तैयार करने की, कोई प्रोडक्ट को या कोई भी उपज है, चाहे वो अनाज जब सीमित दायरा था तब परंपराएं चलती थी। जब हम वैश्विक बाजार में खड़े हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करना पड़ेगा। और ओडीओपी की जो योजना है वो इस तरफ एक बहुत बड़ा कदम मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि ये अच्छी शुरुआत है। आज तक परंपरागत जो मार्केट थी उत्तर प्रदेश में खास तौर से, वो कभी भी ई कॉमर्स साइट की तरफ सोचती भी नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ई कॉमर्स साइट पे एक प्लेटफॉर्म दिया और बिक्रियां होने लगी। अभी आज की जिस तरीके की रिपोर्ट है कि इस 4-5 महीने में लॉकडाउन के दौरान के बाद, मतलब जनवरी से लेकर के अब तक लगभग 24 करोड़ रुपए के जो परंपरागत सामान है वो खरीदे गए। बिल्कुल। तो मार्केट प्लेटफॉर्म अगर उपलब्ध इससे भी बड़ी बात कि 28,000 से लोगों को रोजगार मिला है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मीट कर रहे हैं तो वो जितनी भी हमने खोई है अपनी चीजों को, हम उसको ना सिर्फ वापस ला सकते हैं बल्कि एक बार फिर से हम जो है एक जो किंग मेकर की जो हमारी भूमिका थी अनाज को लेकर के, वो हम फिर से वापस पा सकते हैं। आप सिर्फ चावल की बात नहीं, गेहूं था, बिल्कुल। आप किसी भी अनाज की भारत में जो
जब जो कृषि प्रधान देश है उसमें ऐसे ऐसे अनाज और ऐसी ऐसी जो पौष्टिक न्यूट्रिशियस औषधियां अनाज थी, होते औषधियां सीधे कह ये सकते हैं सब कहीं ना कहीं सिर्फ परंपराओं में बंद कर रही, शायद इसीलिए लुप्त हुई। लेकिन अब जो सरकार ने जो मॉडर्न इंटरवेंशन और दोनों का फ्यूजन किया है, परंपरा के साथ साथ जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते हुए करेंगे, तो हमें लगता है कि अब इसके जो परिणाम हैं आगे चल करके वो निश्चित ही सुखद आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सोई हुई शक्ति को जगाने की आवश्यकता है और खोई हुई चीजों को पाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जी जो बात अभी राजीव ने कही जी वो उसमें एक दो प्रयासों में हम भी शामिल रहे हैं किसी रूप में। एक उदाहरण के रूप में कुछ बताएं तो हमारे दर्शकों को ज़्यादा समझने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि अयोध्या जनपद में ही जी पद्मश्री माननीय सुभाष पालेकर जी के प्रयासों से जी एक प्राकृतिक खेती का एक प्रकल्प शुरू किया गया था। जी और जैसा राजीव जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने उसमें बहुत ज़्यादा रुचि ली जी। क्योंकि वे खुद गोपालक हैं जी और उनके पास उन्हें गाय पालने का स्वयं इतना बड़ा शौक है और मठ में इतनी गायें हैं। जी जी तो उस दोनों के संस्मरण से उन्होंने प्रारंभ किया जी और आज लगभग एक बड़ी मार्केट ये प्राकृतिक प्रोडक्ट की जी फैजाबाद जनपद से ही तैयार हुई है। और अब देखिए कहाँ कहाँ प्रयास करने होते हैं। काला नमक का उत्पादन इस प्रयास से प्रारंभ किया गया। जी काला नमक केवल चावल नहीं है, काला नमक चावल एक ऐसा चावल है जिसके रखने से आपको खुशबू दूर दूर तक सूंघने में आती थी। ये उसकी खासियत थी। एक घर में बनता था तो 10 घरों में महक जाती लेकिन थी। जब उसको केमिकल फर्टिलाइजर से पैदा किया जाने लगा तो खुशबू तो गायब हो उसकी गई। खुशबू गायब हुई। बिल्कुल। हमने प्राकृतिक खेती के उस प्रकल्प में उस काला नमक की खुशबू के साथ उसको उत्पन्न करके वहाँ पर यह सफल प्रयोग किया है और आज की तारीख में ई कॉमर्स के माध्यम से वो प्रोडक्ट जहाँ जहाँ जा सकता है, जितना भी उत्पादित होता है वो जा रहा है। इसी प्रकार गन्ना, इसी प्रकार केला विशेष रूप से जो विकसित किया गया है प्राकृतिक रूप में। प्राकृतिक खेती में केवल गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गुड़, कच्चा गुड़ यही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोई खाद इस्तेमाल नहीं होती है और उससे गजब का प्रोडक्शन निकल के आया है। एक प्रयास जो जहाँ हैंड होल्डिंग की हम बात करते हैं, बहुत अच्छी हैंड होल्डिंग की बात हुई है। यहाँ पर सिनेपोलिस नाम का एक बहुत सुंदर मॉल है। जी जी उसके कार्यकर्ता हमारे सुधीर हरवासिया जी हैं। जब उनको हम लोगों ने अप्रोच किया, उन लोगों के थ्रू अप्रोच किया और उनसे कहा गया कि ये हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, आप क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा हर शनिवार को मेरा मॉल आपके लिए खुला हुआ है, आप यहाँ आके सीधे बेचो। तो एक ये ऐसा हैंड होल्डिंग हुई कि उसके बाद से वो आते हैं सेकंड सैटरडे को, केवल एक बार आप आते हैं क्योंकि कहते हैं जितना भी माल आता है 1 घंटे में सब चला जाता है। उसके रहने से हमें ये लाभ हुआ। ये हैंड होल्डिंग, ये मार्केट का प्रोवाइड कराना, यह इंश्योर करेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है किसान बेच नहीं सकता, किसान उत्पादित कर सकता है। एक जो हमारा मजदूर है, जो हमारा कलाकार है, जो वो उत्पादन कर सकता है, वो बेच नहीं सकता, वो मार्केट का आदमी नहीं है। मार्केट में ही सारा खेल होता था। इसलिए मार्केट पर जाकर जब हम सरकार हैंड होल्डिंग करती है जब किसी चीज़ की, तो वो बहुत बड़ी मदद होती है उस कलाकार के लिए, उस शिल्पी के लिए जिसने इसका प्रोडक्शन किया हो और जिसको उसका मूल्य मिलना ही चाहिए। वह काम वहाँ सरकार करती है, तब उसका बहुत आनंद आता है। वही काम ओडीओपी के माध्यम से करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि 1-2 साल में ये हैंड होल्डिंग की भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी और उससे सीधे के सीधे प्रोडक्ट का कॉस्ट बिल्कुल हमारे शिल्पी के हाथ में पहुंचेगा। बिल्कुल। और तब वो उसका उत्साह भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और भारत की एक जो ग्लोबल मार्केट बनने की बात है वो बनेगी, वो सपना भी साकार होगा। राजीव जी, 75 जिलों के उत्पादों को जो है ओडीओपी के माध्यम से जो है खास पहचान मिली है। जानते तो हम लोग भी थे कि कहाँ किस जिले में कौन सी चीज़ पाई जाती है, लेकिन आज वो चीज़ें चर्चा में हैं। आज उन चीज़ों के पीछे उत्पादन करने वाले, उद्योग कर्मी या फिर मार्केट, सब कुछ उनके पास तक पहुँच रहा है। ये एक प्रयास है। ये प्रयास किस ओर बढ़ता देख रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, आपने बहुत बढ़िया बात की। आप उसका एक सीधा साधा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। गोरखपुर में टेराकोटा बिल्कुल। वो एक पारंपरिक, वहाँ पर इसका जो है आकृतियाँ बनती थी, बड़ी बेहद खूबसूरत होती थी, लेकिन जो समय लगता था उस पर, और इसलिए समय लगने के कारण चूंकि मास प्रोडक्शन नहीं होता था, मास प्रोडक्शन ना होने के कारण जो है खपत उसकी जो है डिमांड पर हम पूरी नहीं कर पाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि गोरखनाथ पीठ से
तो उस चीज़ों को शायद वो भली भांति समझते थे और बड़ी करीब से देखे थे। वहाँ पे औरंगाबाद गांव है जहाँ पर टेराकोटा का जो है आकृतियाँ और ये इसका जो है प्रोडक्शन होता है। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो पावर चाक थे कुम्हारों को प्रोवाइड कराए गए, और प्रोवाइड कराने के बाद आशुतोष जी जिस तरीके से वहाँ पर प्रोडक्शन अब होना शुरू हुआ और जो खपत उसकी हो रही है कि आज जो है दिन भर में जहाँ पर अगर हम एक बात करें कोई एक शो पीस ले लें वो अगर वो 5 बनते थे तो आज कम से कम 50 से 100 बन रहे हैं और उसकी खपत हो रही है। तो ओडीओपी के इंटरवेंशन से जो योजना है उससे एक बहुत बड़ा लाभ इस स्तर पे हुआ है कि हम मार्केट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम मास प्रोडक्शन की तरफ गए चूंकि हमने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया। अब दूसरी ओर पश्चिम में आइए, मुजफ्फरनगर जिस तरीके से गुड़ के लिए फेमस है, वहाँ पे गुड़ की जो उपज थी वो इस तरीके से थी, इस तरीके से प्रोडक्शन होता था कि गन्ना के किसान वहाँ पर शुगर मिल्स को गन्ना देना पसंद नहीं करते थे, गुड़ के व्यापारी को देना पसंद करते थे क्योंकि उनके लिए वो बड़ा अच्छा कैश क्रॉप था, तुरंत पैसा मिलता था, पेंडिंग में नहीं रहता था। लेकिन समस्या वही आती थी कि उसकी मार्केट और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन नहीं था। पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में गुड़ की प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन आया और मार्केट प्रोवाइड हुई है, अब गुड़ भी ई कॉमर्स की साइट्स पे बड़ी जो ई कॉमर्स की साइट है उस पे अवेलेबल है और लोग मंगा रहे हैं। तो आप इस बार जिस तरीके से गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा हुई है और वो गन्ने की खेती में एक बड़ी संख्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ पे लोगों ने गन्ने को जो है अपने गुड़ व्यापारियों को बेचा है, ना कि शुगर मिल में बेचा। बिल्कुल साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि आसमान बड़ा है, क्षितिज बहुत बड़ा है, उड़ने के लिए सरकार पंख दे रही है। आइए एक बार उड़ लें और इस उड़ान के साथ इस देश को एक नई पहचान दें, इस प्रदेश को एक नई पहचान दें और साथ में अपने जीवन स्तर को भी ऊंचाइयों पर ले जाएं। आप सभी लोग, खासतौर पर प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, राजीव जी, आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और विषय पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।